बोलिए। बड़ी सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा बढ़ गया, लगभग 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, और वहीं केंद्र सरकार ने ममता सरकार से मुझे रिपोर्ट मांगा लगता है अब तक वहाँ सेंट्रल पुलिस फोर्स का कंट्रोल है। अब तक वहाँ किसी की सरकार स्थापन नहीं हुई है। कल ही ममता जी ने वहाँ अपना रिजिग्नेशन दिया है और कल वो शपथ लेगी, नई सरकार बनेगी। अब तो पूरा नियंत्रण आज भी चुनाव आयोग और सेंट्रल जो फोर्स भेजा था लाखों की संख्या में, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। अब चुनाव ख़त्म हुआ है, अब चाहे लोग यहाँ के हो या वहाँ के हो, कोई भी हो, अगर संयम नहीं रखेंगे और खून खराबा बढ़ता ही जाएगा तो सबका नाम उसमें खराब हो जाएगा। अब लोगों ने ममता जी और उनके पार्टी को भारी बहुमत से जिता कर दिया है, तो सबसे ज़्यादा ये पहली जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बनेगी कि लोगों को शांत करें। लेकिन ताली एक हाथ से भी नहीं बजती। सर, वहीं जिस तरह से बात करें, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के परवेज साहिब सिंह, वो कहते हैं कि जिस तरह से हिंसा हो रही है, वहाँ के नेता, वहाँ के विधायक, यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री ना भूले कि यहाँ एक बार उनको भी दिल्ली ठीक है, अब अगर इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से होगा, सेंट्रल की तरफ से और राज्य की तरफ से, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कौन किससे करे? शांति का अपील कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ये सबसे बड़ी एक हमारी बॉडी है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, अब नड्डा जी वहाँ गए हैं, आप बड़े लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके लोगों को शांत करें। पश्चिम बंगाल का इतिहास राजनीतिक हमेशा इस तरह से राजनीतिक हिंसा का रहा है। उसमें से कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन आज देश की हालत ऐसी है, कोरोना या और भी कुछ बातें हैं, देश की हालत ऐसी है, तो ये सब भूलकर हम एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के नेता जो है ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 तक जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, सारे विपक्ष नेता एकजुट होकर लड़ते। तो आपको क्या लगता है, एक साथ होकर लड़ना चाहिए? देखिए, ये बात तो हमने बहुत बार रखी है, हमारे पार्टी की तरफ से भी। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बात रखी है, सबको एक साथ आकर लड़ना होगा। आपको मालूम है, शरद पवार साहब ने यह बात रखी है महाराष्ट्र से। अब ममता जी के इस चुनाव के बाद जिस तरह का उनको निर्णय मिला है पश्चिम बंगाल की जनता से, मुझे लगता है कि उसका आदर जो है करना चाहिए। और पूरा देश की भावना है जो बंगाल में उमटी है, पूरे देश की भावना है ये। जिस तरह से पूरा केंद्र सरकार, पूरी बीजेपी, पूरी सत्ता, पूरा पैसा, पूरी सेंट्रल एजेंसी वहाँ लगी थी ममता को हराने में, तो वो सबको धुल में मिलाकर ममता जी अगर जीती है, तो मैं मानता हूँ ये देश के मन की बात पश्चिम बंगाल की भूमि से सामने आई है। तो ये एक जनादेश भी है, एक आदेश भी है कि सभी जो बीजेपी विरोधी है उनका कोई फ्रंट बने अच्छा, और 2024 के चुनाव में हम एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन अब उसके लिए अब उसका नेतृत्व कौन करता है वो देखना पड़ेगा। दिल्ली में बैठकर कौन समय दे पाता है ये सब कामों के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। बोला, पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार सुरू असल्याच्या बातम्या फार दुःखद आहेत, चिंताजनक आहेत। खरं म्हणजे पश्चिम बंगालच्या जनतेनं ममता बॅनर्जी यांना जोरदार बहुमत प्राप्त करून दिलं आहे। म्हणजे पश्चिम बंगालचा जो निर्णय आहे हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय आहे लोकांनी दिलेला। ही देशाच्या मनातली भावना तिकडे उमटलेली आहे। असं असताना आता दोन्ही बाजूनी संयम राखणं गरजेचं आहे। विशेषतः जो पक्ष सत्तेवर असतो हे त्यांचं काम असतं। मग तसं पाहिलं तर केंद्रात भाजपची सत्ता आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाची सत्ता आहे। त्याच्यामुळे दोघांनाही संयमानं काम घ्यावं लागेल। पण दुर्दैवानं पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास हा नेहमीच रक्तरंजित आणि हिंसाचारानं भरलेला आहे। हे जरी खरं असलं तरीसुद्धा आज देशाची स्थिती ही अत्यंत गंभीर आहे। सगळ्यांनी निवडणुकांमधले मतभेद
वाद एक मिटवून करोनाविरुद्ध लढण्याची एक गरज असताना सुद्धा हे का होत आहे याचा विचार दोन्ही बाजूंनी करायला हवा. एकमेकांना धमक्या इशारे देणं थांबवायला पाहिजे. निवडणुका संपल्यावर हे सगळं वादळ जेव्हा संपतं तेव्हा नवीन पर्वाला सुरुवात होते. दुर्दैवानं पश्चिम बंगालमधल्या हिंसाचाराला जर कोणी खतपाणी घालत असेल ते खतपाणी घालणारे पश्चिम बंगालमधले आहेत की बाहेरून कोणी त्यांना उत्तेजन देत आहे ते सुद्धा पाहावं लागेल. धन्यवाद. सर आदर पुनाला जिस तरह से उन्होंने बीच में खबर आई थी कि आदर पुनाला कह रहे कि वो देश छोड़ के चले गए, तो खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा कि उनको कुछ नेताओं ने धमकी दी है वैक्सीन को लेकर. देखिए ये अदर पुनावाला जी ने उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि उनको तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से उनका बयान सामने आया है, ऐसा पुनावाला जी ने कहा है. महाराष्ट्र में से तो उनको कोई इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बड़ा नेता या बड़ी पार्टी, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है. हम तो पहले से बोल रहे थे कि हमें गर्व है कि इस प्रकार की जो वैक्सीनेशन है महाराष्ट्र में बन रही है और वो पूरे देश के लिए बन रही है. ये देश की बात है. तो हमारे तरफ से या और कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और जिसने इस प्रकार की बात रखी अपने चैनल पर उनको तो माफ़ी मांगनी पड़ी है. तो अगर कोई है तो उनकी जांच होगी. लॉ एंड ऑर्डर का सवाल अगर वैक्सीनेशन के बारे में कोई निर्माण करता है, पैदा करता है, तो ज़रूर हमारी सरकार उसकी जांच करेगी. सर क्या सुरक्षा प्रोवाइड करी जिस तरह से केंद्र उनको सुरक्षा प्रोवाइड की है? देखिए उनकी सुरक्षा करना ये सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि उनका काम है वो देश की जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है और राष्ट्र के लिए है. तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करना ये हमारा फर्ज है. बोला पहा की जर अशा प्रकारच्या धमक्यांसंदर्भात जर स्वतः अदर पुनावाला यांनी काही वक्तव्य केलं असेल तर ते गंभीर आहे. खरं म्हणजे महाराष्ट्रातून अशा प्रकारचं कोणीही त्यांना धमक्या देणार नाही. महाराष्ट्राची परंपराच नाही. किंबहुना महाराष्ट्राला सतत या गोष्टीचा गर्व राहिला की देशाची आरोग्यविषयक सुरक्षा निर्माण करणारे किंवा देशाला आरोग्यविषयक कवचकुंडलं निर्माण करणारी जी लस आहे त्याची निर्मिती ही महाराष्ट्रात होते आहे देशासाठी. ही एक राष्ट्रभक्तीची भावना महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहिली. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातले कोणतेही नेते राजकीय पक्ष जी आमची परंपराच नाही अशा प्रकारे धमक्या दहशत निर्माण करणं ही आमची परंपराच नाही. जर कोणी करत असेल केली असेल तर त्या संदर्भात केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं दोघांनीही खोलवर तपास करावा एवढंच मी सांगू शकतो.